वेलकम बैक केडी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में हम आधुनिक भारत के सेकंड टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ब्रिटिश भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्नोत्तरी को डिस्कस करेंगे। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो अंग्रेजी शासनकाल में भारत का जो बिहार राज्य था, ये अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। इस प्रकार सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए बिहार होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर रुख करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो ध्यान दीजिएगा, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र थे। इस प्रकार सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी दीनबंधु मित्र। नील विद्रोह कब हुआ था? तो नील विद्रोह 1859-60 में हुआ था और नील विद्रोह का नेतृत्व दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास नामक दो भाइयों ने किया था। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? तो ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन दादा भाई नौरोजी ने किया था। इस प्रकार सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा कि पहली आधुनिक पटसन मिल स्थापित हुई थी। तो जो पहली आधुनिक पटसन मिल है, ये रिसरा बंगाल में स्थापित हुई थी। इस प्रकार सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर रुख करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ध्यान दीजिएगा, पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना बिहार में हुई थी। इस प्रकार सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि सर थॉमस हॉलैंड के सभापतित्व में भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन कब हुआ था? तो ध्यान दीजिएगा, सर थॉमस हॉलैंड के सभापतित्व में भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन 1916 ईस्वी में हुआ था। इस प्रकार सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर रुख करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि पहला औद्योगिक सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो ध्यान दीजिएगा, जो पहला औद्योगिक सम्मेलन है, ये वर्ष 1907 में आयोजित किया गया था। इस प्रकार सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा कि 1925 में सरकार द्वारा गठित भारतीय आर्थिक जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान दीजिएगा, 1925 में सरकार द्वारा गठित भारतीय आर्थिक जांच समिति के अध्यक्ष एम विश्वेश्वरैया थे। इस प्रकार सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर रुख करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा कि किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की थी? तो ध्यान दीजिएगा, भारत में पहली रेल सेवा 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच में चलाई गई थी और ये रेल सेवा जो प्रारंभ किया था, उस कंपनी का नाम था ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर यानी CIP रेलवे। इस प्रकार सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर, शॉर्ट में क्या बोलेंगे? CIP रेलवे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा? तो ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजी शासन का प्रभाव आर्थिक क्षेत्र में सर्वाधिक पड़ा। इस प्रकार सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी आर्थिक क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई? तो ध्यान दीजिएगा, 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद ब्रिटिश प्रभुसत्ता की शुरुआत होती है, इसलिए भारत में अंग्रेजों की लूट जो है वो प्लासी के युद्ध के पश्चात शुरू हो जाती है। इस प्रकार सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी प्लासी के युद्ध के पश्चात। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया? ऑप्शन ए है अस्थाई बंदोबस्त, बी में रैयतवाड़ी व्यवस्था, सी महालवाड़ी व्यवस्था या फिर डी दहसाला व्यवस्था। तो ध्यान दीजिएगा, दहसाला व्यवस्था अकबर ने शुरू किया था, जबकि अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महालवाड़ी व्यवस्था ये ब्रिटिश काल में इनको अपनाया गया था। तो ध्यान दीजिएगा, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर रुख करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी? तो ध्यान दीजिएगा, भारत में प्रथम रेल जो है वो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में जॉर्ज क्लार्क द्वारा बिछवाई गई थी। इस प्रकार सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? तो भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई, जबकि भारत में नियमित जनगणना जो है वो आपको कमेंट करके बताना है कि किसके समय में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 ईस्वी में किन नगरों के बीच में हुआ? तो भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 ईस्वी में बम्बई और ठाणे के बीच में हुआ। इस प्रकार सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा कि अस्थाई बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे लगान या भू राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय किया गया? तो ध्यान दीजिएगा, अस्थाई बंदोबस्त जो है 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में ये भू व्यवस्था लाई गई थी, जो भू राजस्व वसूली से संबंधित एक व्यवस्था थी।
तो ध्यान दीजिएगा, इस व्यवस्था में क्या किया जाता था, जमींदारों को ठेका दे दिया जाता था, यानी बोली के तहत जमींदार क्या करते थे, लगान का ठेका लेते थे, और अस्थाई बंदोबस्त के तहत जमींदार पूरे लगान या भू राजस्व का 89% जो हिस्सा होता था वो राज्य को देता था, और जबकि 11% अपने पास रखता था। इस प्रकार सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर रुख करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा यानी महाअधिकार पत्र किसे कहा जाता था। ध्यान दीजिएगा, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा या महाअधिकार पत्र वुड के घोषणा पत्र यानी डिस्पैच 1854 को कहा जाता है। इस प्रकार सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे। तो ध्यान दीजिएगा, कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, इस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी, कराची अधिवेशन। आपको ये भी ध्यान देना है, कराची अधिवेशन कब हुआ था, तो 1931 में हुआ था, और अध्यक्षता किसने की थी, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और कांग्रेस की अधिवेशन में क्या हुआ था, तो पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि कांग्रेस के कराची अधिवेशन मार्च 1931 के अध्यक्ष कौन थे। तो अभी जस्ट ही बताएं, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। जो महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, बेलगांव अधिवेशन की। और सुभाष चंद्र बोस ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ये आपको कमेंट में बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि 20वीं सदी के पूर्वार्ध में देश का भीषणतम अकाल 1942 से 43 में कहाँ पड़ा था। तो ध्यान दीजिएगा, 20वीं सदी के पूर्वार्ध में देश का भीषणतम अकाल जो 1942-43 में ये बंगाल में पड़ा था। इस प्रकार सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेश नियंत्रण की आलोचना में अन्य ब्रिटिश पदावली का उपयोग किया था। तो ध्यान दीजिएगा, भारत के अंग्रेजी उपनिवेश नियंत्रण की आलोचना में अन्य ब्रिटिश पदावली का उपयोग दादा भाई नौरोजी ने किया था, जिसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इन्होंने ही अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया नामक पुस्तक भी लिखी है। इसीलिए यहाँ अन ब्रिटिश पदावली का उपयोग कौन करेगा, तो दादा भाई नौरोजी। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी। तो ध्यान दीजिएगा, लॉर्ड डलहौजी के समय में बिछाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में ब्रिटिश उपनिवेशी शासन का परिणाम नहीं था। तो ध्यान दीजिएगा, भारतीय उद्योगों का विनाश ये ब्रिटिश उपनिवेशी शासन का परिणाम था। भारतीय व्यापार का विनाश ये भी था। भारतीय कृषि का विनाश ये भी था, जबकि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया भारतीय सामंतवाद का विनाश तो ये नहीं था। जबकि भारतीय उद्योगों का विनाश, भारतीय कृषि का विनाश और भारतीय व्यापार का विनाश ये भारत में ब्रिटिश उपनिवेशी शासन का परिणाम था। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर रुख करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा कि भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ का जो सिद्धांत है वो दादा भाई नौरोजी ने प्रतिपादित किया था। इस प्रकार सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि वर्ष 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह किसके बीच थी। तो ध्यान दीजिएगा, वर्ष 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की थी वो बम्बई और आगरा के बीच थी। इस प्रकार सही उत्तर होगा, माफ़ कीजिएगा साथियों, वो कलकत्ता और आगरा के बीच में थी। किसके बीच में, तो कलकत्ता और आगरा के बीच में थी। इस प्रकार सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा कि भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया। तो भारत में जो ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का लाभ सबसे ज़्यादा किसने प्राप्त किया, तो जमींदारों ने प्राप्त किया। इस प्रकार सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर रुख करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा कि भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया। तो भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल बम्बई में स्थापित किया गया था। इस प्रकार सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बम्बई। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर रुख करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा कि अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में से कौन सी कृषकों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी। ऑप्शन दिए गए हैं, मध्यवर्ती प्रांत की जमींदारी भू व्यवस्था, संयुक्त प्रांत की मालगुजारी भू व्यवस्था, बंगाल प्रांत की अस्थायी भू व्यवस्था, या फिर ऑप्शन डी है मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भू व्यवस्था। तो ध्यान दीजिएगा, जो ये मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भू व्यवस्था है, इसमें जो ज़मीन का मालिक होता था वो कौन होता था, रैयत। रैयत किसको बोलते हैं, किसान। यानी इसमें जो भूमि का मालिक होता था वो कौन होता था, किसान होता था। और यहाँ जो भू राजस्व दिया जाता था वो किसानों के माध्यम से डायरेक्ट दिया जाता था। इस प्रकार जो मद्रास की प्रांत की रैयतवाड़ी व्यवस्था थी,
ये कृषकों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी। इस प्रकार सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी, मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भू व्यवस्था। आपको ये भी ध्यान देना है कि मध्यवर्ती प्रांत की जमींदारी भू व्यवस्था, यानी मध्यवर्ती प्रांत में कौन सी भू व्यवस्था थी? जमींदारी भू व्यवस्था। संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में कौन सी भू व्यवस्था थी? तो मालगुजारी भू व्यवस्था थी। बंगाल प्रांत की में कौन सी थी? तो अस्थायी भू व्यवस्था। और मद्रास प्रांत में कौन थी? तो रैयतवाड़ी भू व्यवस्था। जबकि कृषकों के हितों को अधिक सुरक्षा कौन प्रदान करती थी? तो मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भू व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ रुख करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता जो है चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। इस प्रकार सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि हिंदू कॉलेज कलकत्ता जिसकी स्थापना 1817 को हुई थी, जो कि पाश्चात्य पद्धति पर उच्च शिक्षा देने का प्रथम कॉलेज था, जिसका धार्मिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं था, की स्थापना किसने की थी? तो ध्यान दीजिएगा, हिंदू कॉलेज कलकत्ता जिसकी स्थापना 1817 में हुई थी, जो कि पश्चात पद्धति पर उच्च शिक्षा देने का प्रथम कॉलेज था, जिसका धार्मिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं था, इसकी स्थापना डेविड हेयर ने की थी। इस प्रकार सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा कि 1938 ईस्वी के अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर जो राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान दीजिएगा, 1938 ईस्वी के अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर जो राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। इस प्रकार सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कब प्रचारित करवाया था? तो ध्यान दीजिएगा, अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता जो है ये 1883 ईस्वी में स्थापित किया था। इस प्रकार सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 1883। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ था? ऑप्शन दिए गए हैं लॉर्ड मेयो, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लिटन या फिर लॉर्ड रिपन। तो ध्यान दीजिएगा, भारत में विकेंद्रीकरण का जो शुभारंभ है ये लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था। शासन को एक स्तर पर न रखकर, शासन को अगर कई स्तरों पर बांट करके अगर जो शासन किया जाता है वही क्या कहलाता है? विकेंद्रीकरण कहलाता है। तो भारत में जो विकेंद्रीकरण यानी शासन का जो विकेंद्रीकरण किया गया, उसका शुभारंभ हुआ, वो किसके समय में हुआ? तो लॉर्ड मेयो के समय में हुआ। इस प्रकार सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट कब आरंभ हुआ था? तो ध्यान दीजिएगा, रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट का जो आरंभ हुआ था वो हुआ था 1925 ईस्वी में। कब हुआ था? 1925 ईस्वी में रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट का आरंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर रुख करेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने एवं बसने की अनुमति मिली थी? तो ध्यान दीजिएगा, ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम 1833 ईस्वी में भारत में भूमि खरीदने एवं बसने की अनुमति मिली थी। इस प्रकार सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1833। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर रुख करेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है किसके द्वारा बंगाल और बिहार का स्थायी बंदोबस्त, जिसको इस्तेमारी बंदोबस्त भी कहा जाता है, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट, शुरू किया गया था? तो ध्यान दीजिएगा, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, इनको अस्थाई बंदोबस्त का जनक भी कहा जाता था। यानी ये जो अस्थाई बंदोबस्त या इस्तेमारी बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट जो बंदोबस्त था, ये किसके समय में शुरू किया गया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? तो 1793 में शुरू किया गया था। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर रुख करेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार ने भारत में अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया था? तो ब्रिटिश सरकार ने भारत में अस्थाई बंदोबस्त 1793 में लागू किया था। इस प्रकार सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर रुख करेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो ध्यान दीजिएगा, रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है ये 1820 में लागू की गई थी। जो कहाँ लागू हुई थी? तो मद्रास प्रांत में। जो किसानों के लिए क्या क्या थी? सबसे अधिक लाभदायक जो व्यवस्थाएं ये लागू की गई थी, महालवाड़ी और क्या बोलते हैं, महालवाड़ी व्यवस्था हो गई, रैयतवाड़ी व्यवस्था हो गई, और उसके अलावा अस्थाई बंदोबस्त हो गया। इनमें से सबसे ज़्यादा लाभकारी किसानों के लिए कौन सी थी? तो रैयतवाड़ी थी। और ये किस क्षेत्र में लागू की गई थी? तो मद्रास प्रांत वाले क्षेत्र में लागू की गई थी। और रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो 1820 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा कब लागू की गई थी? तो ध्यान दीजिएगा, पहली बार औपचारिक रूप से जो महालवाड़ी प्रथा है ये 1822 ईस्वी में लागू की गई थी। इस प्रकार सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, 1822 ईस्वी में महालवाड़ी।
महलवाड़ी कब? 1822 में। और उसके अलावा रैयतवाड़ी कब? तो 1820 में। जबकि अस्थाई बंदोबस्त कब? तो 1793 में। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब आरंभ हुई थी? तो ध्यान दीजिएगा, भारत में आधुनिक उद्योगों की जो स्थापना है 1850 ईस्वी में आरंभ हुई थी। इस प्रकार सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी, 1850 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि किसने भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग का अग्रदूत यानी जननी की संज्ञा दी है? इनमें से किस व्यक्ति ने भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग का अग्रदूत या आधुनिक उद्योग की जननी की संज्ञा दी है? तो ध्यान दीजिएगा, कार्ल मार्क्स महोदय ने भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग का अग्रदूत या फिर जननी की संज्ञा दी है। इस प्रकार सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए, कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन थे? तो ध्यान दीजिएगा, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन थे? तो रमेश चंद्र दत्त थे। इस प्रकार सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, रमेश चंद्र दत्त। रमेश चंद्र दत्त ने क्या लिखा था? तो द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब आरंभ हुआ था? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुआ था? तो भारत में इस्पात का जो उत्पादन है सर्वप्रथम 1913 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 1913 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 44 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि यह कथन भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं किसका है? तो ध्यान दीजिएगा, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि भारत और इंग्लैंड के जो आर्थिक हित हैं ये प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर आज की क्लास में इतना ही साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। हमने प्रयास किया है कि आपका जो रिवीजन है बहुत ही कम समय में हो जाए, तो इसलिए मैंने क्या किया है, क्वेश्चन पढ़े और उनके उत्तर डायरेक्ट बता दिए हैं। अगर आपको उत्तर आते हैं तो आप कमेंट में आप उन प्रश्नों के उत्तर करेंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ये भी बताइएगा कि सर जी इसी स्पीड के साथ सारे सब्जेक्टों के रिविज़न करवा दीजिए।